हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व की जो हमारी बुक है। दो चैप्टर आपका देख चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को देख चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद को देख चुके हैं। अब चैप्टर चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो कैसे बना है, इसकी क्या थ्योरी रही है, कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, इन सारी चीजों को तो आधुनिक युग से पहले, यानी जो मॉडर्न एरिया है उससे पहले हम लोग आपका देखेंगे। और इससे पहले इन सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे और इन सब चीजों को आपका गौर करके एक एक करके आपका देखेंगे और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो कह रहे हैं जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, कह रहे हैं जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण कुछ और मत समझना, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। आप अगर आम रूप में कहूं, एक बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ मिलजुल कर चलना, एक दूसरे के साथ व्यापार में लेन देन करना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन। और देखिए, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम आमतौर पर ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, कह रहे हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर लगभग पिछले 50 सालों में ही हमारे देश में सामने, तो लगभग पिछले 50 सालों में हमारे सामने आई है। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में ऐसी जगह से जहां दूसरी जगह लोग जाते हैं, पूंजी की बहुत सारी चीजें, वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। कह रहा है कि जहाँ वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चीजें देखते हैं। कह रहे हैं कि उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है, चीजों को आदान प्रदान को लेकर, चीजों को बदली को लेकर, और वो बहुत लंबा इतिहास हम देखें। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जो गुजरे हुए हैं। हमारी दुनिया ऐसी बनी है, खैर हमें ऐसे उन गुजरे हुए दौर और वक्त के बारे में जानना चाहिए जहां हमारी दुनिया ऐसी बनी हुई है। तो इन सबको हमको देखना है और इन सब पर हमको बात करनी। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आए हैं। कह रहे इतिहास के एक दौर में जो हमारे मानव समाज हैं वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आए हैं। और कारण क्या है कि ये सारे नजदीक आए हैं? ठीक, तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, ज्ञान और अवसरों की आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए लोग दूर दूर की यात्राओं पर जाते थे। तो सबको शुरुआत कहाँ से हुई? जो लोग यात्रा कर रहे थे, जो लोग व्यापारी थे, जो लोग पुजारी या तीर्थकारी थे, या फिर जो ज्ञान या आध्यात्मिक की तलाश से या उत्पीड़न की तलाश से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग गए हैं, वो सब उन्होंने यात्राओं को शुरू किया। और यहाँ से ही एक देश से दूसरे देश की तरफ बढ़ना, संस्कृति, तौर तरीके, खान पान, जीवन शैली, इन सब का आपका ट्रांसफर होना प्रारंभ हुआ। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें जैसे पैसा, मूल्यवान मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी अपने साथ लेकर चले गए। जब कोई चीज जाती है तो केवल संस्कृति ही, आविष्कार और विचार नहीं, कुछ बीमारियां भी जाती हैं। क्या होता है? हाँ, कुछ आपका बीमारियां भी क्या है, जाती हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं, कहाँ पर जा रही हैं, सब आपको इस चैप्टर में ही देखने के लिए मिलेगा और आप इसको, क्लियर है? 300 ईसा पूर्व समुद्र तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से ही सिंधु घाटी सभ्यता के इलाकों से जुड़ी हुई है। आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जाने जाते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय में मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कोड़ी, तो आप कोड़ी देखते हैं शुरुआत में कहाँ मिलती थी? जो मालदीव है, आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है मालदीव, और मालदीव में क्या मिलती है? कोड़ी। देखिएगा ये आपने कोड़ी,
जिन्हें पैसा या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले अगर कोई एक्सचेंज मनी बनी तो वो थी कौड़ी। एक कहावत है, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो फूटी होती थी, बहुत बार टूट जाती थी, उसकी वैल्यू कम हो जाती थी, तो फ्रेश रहती थी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी। क्लियर है? बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं शताब्दी तक ढूंढा जा सकता था। 13वीं शताब्दी के बाद प्रसार का निश्चित ही सपाया देखा जा सकता है, और कह रहा है कि हम इनका ही आपका निश्चित रूप से जो सपाया है वो हम उनको देख सकते हैं। एक स्मृति शिला, कह रहे हैं कि एक स्मृति शिला पानी के एक जहाज का चित्र गोवा के 10वीं शताब्दी श्रांकन में हमको यहाँ पर दिखाया गया है, लिया गया है, और हम इसको देखते हैं और इस पर बात करें। देखने का प्रयास कीजिए कैसे सभ्यताएं फैली हैं, क्या कारण रहा कि सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूवमेंट किया, और उसके गतिशील होने के साथ किन किन चीजों का भी विस्तार हुआ, क्या क्या चीजें गई। आगे बढ़े। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। आधुनिक काल से पहले का युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण हमें सिल्क रूट के रूप में मिलता है। कह रहे अगर आप देखोगे दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के भागों के साथ संपर्क थे, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो इसका एक ही जीवंत एग्जाम्पल हमारे सामने है, और वो है हमारा सिल्क रूट। क्या है? उदाहरण के मार्फत सिल्क रूट। अब सिल्क मतलब क्या, ये रूट आपका रेशम का बना हुआ था, या रेशम का व्यापार प्रसिद्ध होने की वजह से इसका नाम सिल्क रूट? तो मेरे प्यारे बच्चों, सही बात तो ये है, ये इस मार्ग से रेशम कपड़े का व्यापार भारत से और चाइना से शुरू होता था, इसलिए इस रूट को हम लोग रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। चाइना आज भी कहता है कि सिल्क रूट खोल दीजिए। देखिए, ये हमें सिल्क रूट के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग के नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को जाने वाले चीनी रेशमी सिल्क का कितना महत्व, चीनी सिल्क है रेशम, उसका कितना महत्व था जो इस रूट से जा रहा था। इतिहासकार ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ा होना थे, बल्कि एशिया के और यूरोप के और अफ्रीका से जुड़े होते थे। ऐसे मार्ग पूर्व के समय से ही हमारे सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। इस रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। इससे रास्ते में भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया में कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमतें धातु और यूरोप में एशिया तक पहुंची। बहुत सारी चीजें हैं तो आपका यूरोप और इन सब में एशिया तक पहुंची। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया एक साथ चली। शुरुआती काल में ही ईसाई मिशनरी निश्चित ही इस मार्ग से एशिया में आते जाते होंगे। कुछ साल बाद धर्म उपदेशक भी इस रास्ते से दुनिया में फैले और बहुत से पूर्व की ओर उपजा बौद्ध धर्म निकला, जो सिल्क मार्ग के रूप में शाखाओं की कई दिशाओं में ये आपका फैल चुका था। अलग अलग दिशाओं में ये फैला, अलग अलग दिशाओं में बढ़ा। इन सब के हम लोग इनको क्लियर है। चीन एक गुफा पेंटिंग थी जो आपको दर्शाता है कि सिल्क रूट 8वीं शताब्दी में और इन सब रूप में इस रूप में फैला है। क्लियर है? ये सारा रूट, सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देंगी, कहाँ कहाँ से संपर्क रूट था, कैसे व्यापार था, कैसे यहाँ से सोने चांदी मसाले कपड़े दूसरे देशों तक पहुंचते थे। तो सिल्क रूट चाइना शुरू होकर मध्य एशिया तक को पार करते यूरोप तक अपनी चीजों को पहुंचाता था। क्लियर है? और एक संस्कृति के तौर में भी ये आपका सिल्क रूट का जो महत्व है दिखाई देता है। यहाँ से सोने चांदी धातु ये सब आपका यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप की जो आपकी चीजें थी उनका ट्रांसफर इस सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। तो कोई आपसे पूछ ले कि सिल्क रूट कहाँ शुरू होता है, तो चाइना से प्रारंभ होकर मध्य एशिया भारत इराक ईरान फारस से होता हुआ कहाँ पहुंचता था,
मिडल आपका जो यूरोप है उस तक पहुंचता था, और यूरोप और भारत की चीजों का जो भी ट्रांसफर था या जो भी ट्रेडिंग था फेमस चीजों का, जैसे भारत से मसाले जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, सूती कपड़े जा रहे हैं, रेशमी वस्त्र जा रहे हैं, बहुत सारी जानकारी, ज्ञान, शास्त्र, अध्यात्म जा रहा है, इसी रूट के होते हुए गया। आगे बढ़ जाएं। भोजन की यात्रा है। स्पैघेटी और आलू। अब कुछ भोजन भारत में भी तो आए हैं। स्पैघेटी हमारे खाद्य खाद्य पदार्थ एक दूसरे देशों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान के कई एग्जाम्पल पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी देश में जाते थे तो जाने अनजाने में वे नई फसलों के बीज बो आते थे, और संभव ही दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी होने वाले खाद्य पदार्थ भी को भी ताजा स्रोत रहे होंगे। आइए स्पेघेटी और नूडल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे हैं? झटपट तैयार होने वाले रेडी होने वाले आइटम को। नूडल्स चीन से एशिया पहुंचे और वहां से स्पेघेटी का जन्म हुआ। संभव है कि अपास्ता अरबी यात्री के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो कि इटली का ही एक टापू था। सिसिली इटली का टापू। इस तरह के आहार भारत जापान भी जाते हैं, इसलिए हो सकता है हम कभी भी यह जान सकेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ। फिर हुआ अनुमान के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले ही दूसरे देशों के बीच कई सांस्कृतिक लेन देन चल रहे थे। कह रहे कि बहुत सारे सांस्कृतिक लेन देन ऐसे थे तो जहाँ एक दूसरे के साथ ही सब कुछ हो रहा था, और एक दूसरे के साथ ये लेन देन हमको बड़ी अच्छी मात्रा में जो है आपके दिखाई देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्ची, शकरकंद ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप, एशिया के आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे आलू हो गया, सोया हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया, मिर्ची हो गया, ये क्रिस्टोफर आपका कोलंबस गलती से उन्हें अज्ञात महाद्वीप पहुंच गया, जिसके बाद इसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था भारत की यात्रा करने, लेकिन वो उत्तरी अमेरिका पहुंचकर ही बोलने लगा कि भाई ये तो भारत है। अमेरिका का मतलब था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और साथ में ये आपका कैरेबियन द्वीप समूह, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नॉर्थ और साउथ के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कैरेबियन द्वीप समूह। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियन हमारे पास लेके आए। तो बहुत सारा जो खाना है, बहुत सारी चीजें हैं अमेरिकन इंडियन से हमारे यहाँ आए, उसी के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं। ये सारी चीजें हमको दिखाई। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ रहा था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने से पहले यूरोप के गरीबों की जिंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड में गरीबी काश्तकार आलू से निर्भर हो चुके थे। 840 के दशक के मध्य से ही किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई और लाखों लोग भूखमरी की चपेट में चले गए। सोचिए, आलू की फसल खराब होने से देश में लाखों लोग भूखमरी की चपेट में चले गए। आज भी भारत जैसे और अन्य देशों में क्या है, बड़ा आलू एक जीवंत यापन फसल के रूप में आप देख सकते हैं। उसको क्या देख सकते हैं? जीवन यापन फसल के रूप में आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़े। इतना देख लिया? या तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार।
16वीं शताब्दी में जब हम यूरोपीय जहाजों ने एशिया तक का दक्षिण 16वीं शताब्दी में जब जहाजियों ने एशिया तक समुद्र का रास्ता ढूंढ लिया तो वे पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक पहुंच गए। अब जो जहाजी बेड़े थे वो निकल चुके थे खोज में। अब खोज में निकले तो उन्होंने पश्चिमी तक का रास्ता खोज लिया। पूर्व आधुनिक विश्व छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदी हिंद महासागर में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, ज्ञान, लोक परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाह के रास्ते में अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके में भारी महत्व था। यूरोपीय दाखिल आवाजाही और बढ़ने लगी। इन प्रभाव में दिशा के यूरोप की तरफ ही ये सब चीजें आपके मुड़ने लगे थी। तो जो यूरोपीय दिशा प्रवाह था वो आपका उस दिशा की तरफ आपके मुड़े। खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका की दुनिया का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन सालों सदी तक उनकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें, आधुनिक खनिज दिशा के रूप में रंग बदलने लगे थे। कैसे थे? ये जो रूप रंग है सब बदलने लगे थे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खाने से निकलने वाली कीमतें धातुओं, खासतौर पर चांदी, यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी तक आते आते पूरे यूरोप में अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत यह लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। जो एल डोराडो है उसे सोने का शहर मानने लगे। उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू हो गए। कैसे हैं? बहुत सारे खोजी अभियान। मुझे बताइए, क्या कोई चीज एक जगह से एक दिन में पहुंच गई, या उसका एक लंबा इतिहास, उसने एक पैटर्न फॉलो किया, एक रास्ता, एक रूट उसने बनाया? ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर के माध्यम से देखी कि भाई रूट कैसा था, क्या कुछ रहा, क्या कुछ इसमें थी। अब देखिए, आयरलैंड का अकाल पड़ा है लंदन में। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी को खोदते बच्चे 1845 और 1800 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल में आयरलैंड में लगभग 1 लाख लोगों के भूखमरी के कारण बने। इससे 2 गुने लोग अपने घर छोड़कर काम की तलाश में निकल गए। आपको पता है, एक टाइम था जब आलू आपका पैदा होना शुरू हुआ ना, तो किसी जगह की आप ये माने लाइफलाइन था आलू। आलू लोगों की गरीबी का सहारा था, पेट भरने का एक माध्यम था। तो बहुत सस्ते रेट में आयरिश जैसे देशों में, आयरलैंड जैसे देशों में तो बहुत अच्छे रूप में खाया जा रहा था। आज भारत में देखिए, आलू को बड़े खाद्यान्न फसल के रूप में काउंटिंग होती है। क्लियर है? अगर आलू को अगर हम दूर कर दें अपनी डाइट से, तो कितनी सारी चीजें हमारे यहाँ और सब्जियों पर और खाद्यान्न पर उसका जो भार है वो आपको महसूस होगा। वो भार आपको दिखाई देगा। जो भार है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पड़ रहा है, हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, खोजनी है, करनी है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।